नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे जाति की। हमारे समाज, हमारे देश, न्यू इंडिया की भी जो कड़वी हकीकत है, जाति। और 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था, अब आने वाली राजनीति की धुरी जाति बनने वाली है। और उसके पीछे एक वजह थी जातीय जनगणना की मांग, जिसे नीतीश कुमार ने बुलंद किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 अगस्त को कि हमारी विधानसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से जातीय जनगणना होने का प्रस्ताव पारित किया है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। और यह 4 अगस्त को चिट्ठी क्यों लिखी? क्योंकि जो मॉनसून सत्र था, जो 19 जुलाई को शुरू हुआ, 20 जुलाई को बाकायदा एक लिखित जवाब में केंद्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को जानकारी दी कि जो जनगणना अब शुरू होगी, 2021 में जनगणना शुरू होने वाली है, थोड़ा डिले हुई है कोरोना के चलते, उसमें जातीय जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा। और उसी के बाद यह लामबंदी शुरू हुई। और बात सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं है, महाराष्ट्र में भी यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, उड़ीसा भी ऐसी ही बात कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के बाद, तो वो भी जातीय जनगणना करवाएंगे। सरकार ने मना कर दिया। यह वही सरकार है जिसने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक जी रोहिणी चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनवाया। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार कहती है हम पिछड़ों को तवज्जो तरजीह देते हैं। ताल ठोकी जाती है कि मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जो पिछले कुछ दिनों में फेरबदल जमा विस्तार हुआ था, उसके बाद 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। तो सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इंक्लूसिव ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और जो पायदान पर, आखिरी सीढ़ी पर व्यक्ति मौजूद है, वो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जातीय जनगणना पर वो यू टर्न ले लेती है। जबकि 2010 में उपनेता थे, इनके बड़े ओबीसी मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने दबाव डाला था तत्कालीन यूपीए सरकार पर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इंसाफ नहीं हो रहा है पिछड़े वर्ग के साथ। और जातीय जनगणना नहीं हुई 2011 में, तो ये 10 साल पीछे और चले जाएंगे। तो अब खेल जाति के इर्द गिर्द, पूरी राजनीतिक रणनीति उसके इर्द गिर्द घूमेगी। और अभी मॉनसून सत्र में आपने देखा 127वां संशोधन लेकर आया गया, जिसमें राज्यों के पास जो 2018 तक, 1993 से 2018 तक जो हक था कि वो अपने राज्य में पिछड़ा कौन है और कौन नहीं है, कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आती है, उसे जोड़ या घटा सकते हैं, वो फिर से बहाल कर दिया गया इस संशोधन विधेयक के चलते। और सर्वसम्मति से यह लोकसभा में पास हुआ, 385 मत उसके पक्ष में पड़े, एक भी विरोध में वोट नहीं पड़ा। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि हम जाति चिन्हित भी करेंगे, तो किस आधार पर, अगर हमें यही नहीं मालूम कि किस जाति की कितनी संख्या है। सवाल यह भी है कि अब मंडल 2 की राजनीति हावी होने वाली है क्या? जो कमंडल लेकर बीजेपी चली थी, उसका मंडलीकरण संपूर्ण हो चुका है क्या? और इसी के चलते क्षेत्रीय दलों में एक हिचकिचाहट सी है, एक परेशानी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल आज का क्या है, पहले वो मैं आपको बता दूं। जातीय जनगणना राष्ट्रहित या राजनीतिक हित? और कास्ट सेंसस पर फंस गई है सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
और युवा चेहरा है गुरु प्रकाश, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नहीं कहूंगा बल्कि मैं युवा चेहरा कहूंगा, अजय आलोक, और आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं और अभी कुछ ही देर में हमारे साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव भी जुड़ेंगे। आज मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, नीतीश कुमार 10 दलों के नेताओं के साथ 11 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे थे। 40 मिनट बातचीत हुई और इस बातचीत का लब्बो-लुबाब यह निकला, नीतीश कुमार ने बाहर आकर पत्रकारों को बताया कि प्रधानमंत्री ने हमारी बातें ध्यान से सुनी हैं और हमारे प्रस्ताव को ना नहीं किया। प्रस्ताव नकारा नहीं गया, लेकिन ना करने का मतलब यह नहीं होता कि हामी भर दी गई है। गुरु, गलत तो नहीं मैं कह रहा? बात तो सुनी गई है, प्रस्ताव को ना नहीं कहा गया है, लेकिन हां भी नहीं कहा गया। नहीं, देखिए संदीप जी, विपक्ष के सुझाव सकारात्मक होते हैं, चर्चा को और संवेदनशील बनाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत में कहा था। तो लोकतंत्र में चर्चा हो, संवाद हो, विमर्श हो, विवाद नहीं संवाद चाहिए। हम इस प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो जाति का यक्ष प्रश्न है संदीप जी, वो आज का तो है नहीं। मैं 2 कथन आपको स्मरण कराना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी 1948 को कहा था कि हम स्वतंत्र जरूर हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन देश के 7 लाख गांवों में रहने वाले हमारे भाई और बहन आज भी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से पराधीन है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। तो उनकी गिनती तो होनी चाहिए ये पता लगाने के लिए। संदीप जी, आप फिर बीच में मेरी बात सुनिएगा, तब आपको अपने उत्तर आपके प्रश्न का स्वयं मिल जाएगा। आप ये जाति, पिछले 7 साल में ही सिर्फ जाति का विषय आया है। पिछले 70 साल में सब कुछ ठीक था, समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय होता था, ऐसा तो है नहीं। ये तो स्वतंत्रता के बाद का विषय है। तो जब बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, बट सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का हमें सामना करना पड़ेगा। ये पृष्ठभूमि हमें समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले 70 साल में ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आज दिक्कत यह है कि चार्टर प्लेन में, निजी हवाई जहाज में अपने जन्मदिन का केक काटने वाले सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बाप रे बाप, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति का केस जिन पे चल रहा है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? ठीक है जी, आपके शो के माध्यम से सुनिए सर, थोड़ा सा प्लीज सर। नहीं, अब मेरे साथ तेजस्वी जुड़ गए हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। गुरु, मेरे साथ अब सबसे बड़ा सवाल में जुड़ गए हैं आरजेडी के सर्वे सर्वा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की है 11 नेताओं ने बिहार के, उनमें तेजस्वी भी शामिल थे। तो तेजस्वी, आपने बाहर निकलकर कहा हम राष्ट्र हित में यह मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। यह राष्ट्र हित है या दरअसल अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं आप? बीजेपी का पूरा संपूर्ण मंडलीकरण हो गया, आपके वोट बैंक को ले उड़े, तो अब आप राजनीतिक हित साध रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्र हित की बात हो रही है। देखिए चौधरी जी, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कोई वोट बैंक की बात नहीं है। बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है जिसके लिए हम वोट के लिए जो है राजनीति करेंगे, और ये अभी का राष्ट्रीय जनता दल का मांग नहीं रहा। ये शुरुआत से ही जो है लालू जी लगातार जो है इसको लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे, इस बातों को रखते रहे। पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे रिकॉर्ड में इस बात को है। राष्ट्रहित इसलिए है कि आप देखिएगा 1931 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई जातीय तौर पर। बाकी एससी का, एसटी का और जितने आपके पेड़ पौधों का या अन्य जानवरों का होता रहा है। अगर आप ये देखिएगा कि हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग हैं अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इससे जात पात फैलेगा, तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि रिलीजन पे भी गिनती जो होती है, सेंसस जो होता है वो नहीं हो, उसमें भी धर्म जो है आपस में भिड़ेंगे लोग।
हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाई की गिनती होती है, तभी तो पता चला सेंसस के बाद कि कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है। इसके बाद ही तो जो है आयोग बने, माइनॉरिटी वेलफेयर आयोग बने, आपके मिनिस्ट्रीज बने हैं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज बने हैं, इसलिए तो आपको जानकारी मिला है, सेंसस हुआ है तभी। और जब एससी का, एसटी का, सारी जनगणना सबकी गिनती हो ही रही है, तो इसकी भी गिनती होनी चाहिए, तो यू विल गेट अ एक्चुअल फिगर। और जब तक आपके पास, अभी तक किसी भी सरकार के पास जो साइंटिफिक डेटा जो है वो है ही नहीं, तो आपके पास जब रिजर्वेशन है, ठीक है, गरीबी है, तो आपको एक्चुअल पिक्चर तो तभी मिल पाएगा ना। अब कुछ दिन पहले केंद्र ने राज्य को अनुमति दे दी कि भाई राज्य अब निर्भर करता है कि वो किस जाति को जो है ओबीसी में डाले, लेकिन क्या उसका बेस होगा, किस बेस पे आप तय कीजिएगा कि फलना जात के लोग जो है ओबीसी में आप डालिएगा, तो उसका कोई आंकड़ा होना चाहिए, साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। आपने पेड़ों की, पक्षियों की बात की। पेड़ पक्षी विभाजन नहीं करते हैं समाज में। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, ये भी गिनती होती है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप राजनीति में हैं। हिंदू मुसलमान की गिनती के चलते राजनीति विभाजनकारी होती है कि नहीं होती? 1951 में सरदार पटेल ने इसीलिए जातिगत जनगणना को खारिज किया कि विमनस्य बढ़ेगा, पाट बढ़ेगी, खाई दूरियां बढ़ेंगी समाज में। यही बात राम मनोहर लोहिया कहते थे, जिनकी आइडियोलॉजी को आप पूछते हैं। लोहिया जी का ये कहना था गरीबी इसलिए है क्योंकि समाज में जो है वो सामाजिक भेदभाव है, इसलिए जो है हमेशा आप देखिएगा कुछ चंद लोग जो हैं वो लैंड होल्डिंग उनकी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग जो हैं जिनकी संख्या ज्यादा है उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है। तो ये समस्या तो हमेशा रही है, लेकिन आप हमको एक तर्क तो दीजिएगा कि क्यों ना हो, इससे भेदभाव कैसे बढ़ेगा? अगर भेदभाव अगर बढ़ेगा तो रिलीजन की काउंटिंग मत कराइए, आप उसकी क्यों काउंटिंग करा रहे थे? और जहां तक भेदभाव की बात है तो आप तो सरनेम ही हटा दो ना, बोलो केंद्र सरकार को कल जो है कानून लाए, सबसे आगे हमारी पार्टी नजर आएगी, आप हटा दीजिए, जात का ही हटा दीजिए। आज यथार्थ है ना, सच्चाई है कि जाति प्रमाण पत्र भी बनता है, कई नौकरियां पाने में, कई सरकार की योजनाओं में लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। और मंडल कमीशन के बाद आप बताइए, मंडल कमीशन से पहले किसी को पता था कि देश में हजारों जातियां हैं? वो तो मंडल कमीशन के बाद पता चला ना कि हजारों तो आप तो न्यू इंडिया के, आप न्यू इंडिया के एम्बेसडर हैं, आप एक युवा हैं, आप एक मिलेनियल हैं, तेजस्वी। जाति विहीन समाज की परिकल्पना जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने की थी, हम उस ओर जा रहे हैं या जातियों को और मजबूत कर रहे हैं? हम लोग जो हैं, जो गरीब हैं, जो भीख मांगते हैं, जो भूमिहीन हैं, जो लोग सफाई करते हैं, नाले की सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? आपको आंकड़े पता चलेंगे तभी तो आप जो है बजट बनाइएगा, एलोकेट कीजिएगा। इसमें तो जात का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और जात की बात होती तो पूरा बिहार का विधानसभा बीजेपी सहित 2 बार जो है प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें किसी को किसी के गिनती से कैसे भेदभाव बढ़ेगी? अगर कुछ लोगों की गिनती हो रही है, कुछ लोग बचे हुए हैं, अगर उनकी गिनती हो जाए तो इससे तकलीफ क्या है? जरा चलिए, आप गिनती में तकलीफ क्या है ये कह रहे हैं। तेजस्वी, एक आंकड़ा देता हूं। आपने तो 15 साल राज किया है, आपके पिता ने, आपकी माता ने बिहार में 15 साल राज किया है। 93 में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ी जातियों को दे दिया गया। जी रोहिणी आयोग जो बना, उसने 1,30,000 के सैंपल में एक सर्वे किया। उसमें क्या पाया गया कि 97% जो सरकारी नौकरियां हैं और जो दाखिले हैं, एम्स, आईआईटी, आईआईएम्स, यहां पर 97% नौकरी प्लस दाखिले 25% अन्य पिछड़ी जातियों के पास गए। 25%, एक मिनट सुनिएगा ना प्लीज। 25% नौकरी और दाखिले सिर्फ 10 ओबीसी जातियों के पास गई। 983 जातियों को एक भी सरकारी नौकरी और एक भी दाखिला नहीं मिला। तो ये पिछले 27 साल से क्या कुछ लोग ही मलाई काट रहे थे?
आपके राज में भी तो यादव राज आया, यादवों को नौकरी और दाखिले मिले, बाकियों की सुध आपने तब क्यों नहीं ली, अब क्यों ले रहे? देखिए गलत बात है, कोई यादव राज नहीं था। हालांकि आप डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा और उस विषय पे जाना चाहता हूं, किसका क्या राज था नहीं राज था उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन बात जो अभी उठी है पार्लियामेंट में, जो हुआ, केंद्र सरकार ने मना किया कि नहीं होगी गिनती, इसलिए हम लोग बेचैन होकर के हम लोग सब लोग जो है बिहार विधानसभा के सभी डेलीगेशन जो है यहाँ पहुंचे। अब आप बताइए कौन कितना काट रहा है नहीं काट रहा, किसको, किस कम्युनिटी को, कौन पिछड़ों को, कौन अति पिछड़ों को कितना नहीं क्या। हम आपसे पूछेंगे कि किस बेस पे जो है मिला नहीं मिला। नहीं, कुछ जातियों ने मलाई काटी, ये तो मानेंगे ना तेजस्वी, पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों ने मलाई काटी है। मलाई काटना शब्द जो है ये गलत है, यानी उससे पहले से 70 साल से कौन मलाई काट रहा था, वो तो बात ही नहीं है चौधरी जी। बात तो है भाई, गरीबी तो देखिए अपर कास्ट में भी है, पिछड़ों में भी है, अति पिछड़ों में भी है, दलितों में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है गरीबी। बट अल्टीमेटली आपके पास जब तक फिगर नहीं होगा, रिजर्वेशन जरूरत है, किसको जरूरत है? अब तक जो मेरा मानना है इंडिविजुअली अगर आप पूछिएगा कि रिजर्वेशन, अब तो जैसे केंद्र सरकार ने एज एन एग्जांपल तय कर दिया कि भाई राज्य सरकार जो है वो तय करेगी। किस बेस पे तय करेगी? तब राज्य सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार चला रहा होगा वो तो देखेगी भाई वोट बैंक का है, इस फलना जाति की मांगे, इसको जो कर लो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। लेकिन जो वाकई में जो जरूरतमंद समाज जो है, जिसको रिजर्वेशन या लाभकारी योजनाएं जिसके लिए चलाना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता, तो इफ यू विल ओनली यू कैन डू विद द एक्चुअल फिगर, जो साइंटिफिक डेटा है, तभी तय होगा कि भाई रिजर्वेशन किनको जरूरत है, कौन लोग। इसमें एक और समस्या आ जाएगी ना तेजस्वी, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। उसमें एक और समस्या आ जाएगी और आपके साथ, और आपने धन्यवाद भी दिया, आज एक बोनहोमी, एक कैमराडरी दिख रही थी आप और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। नीतीश कुमार से मेरे ही सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने एक पॉइंटेड सवाल पूछा कि ये जो 50% आरक्षण की एक रेखा खींच रखी है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आप जो मांग कर रहे हैं उसके मायने क्या निकलेंगे? तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। हम लोगों ने अपनी बात रख दी है और पूरी गंभीरता से किया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई चीज डिनाई नहीं किया है। ये बात सबकी बात बहुत गौर से सुना है और ध्यान से सुना है। आप मुख्यमंत्री हैं, लोग कह रहे हैं कि इसके बाद आप लोग शुरू करेंगे 50% का जो सीलिंग है उसको खत्म करो। सब बात किया है हम लोग, हाँ, ये सारी बातें हुई है। अगर एक बार अगर हो जाएगा कास्ट बेस्ड सेंसस, तो आज जो मिला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों को सुविधा मिलती है, उसमें पूरे तौर पर बिल्कुल जब आंकड़े सामने आ जाएंगे तो उसी के अनुरूप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आपको उम्मीद है? तो तेजस्वी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि जाति के अनुपात में, संख्या के अनुपात में अब सबको आरक्षण दे दिया जाए, उस ओर जा रहे हैं हम। ये जो असमानता है उस असमानता को खत्म करने की ओर जा रहे हैं। जिनको अब तक सदियों से न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन इसमें कौन लोग हैं वो, आखिर क्यों ना हो? इसमें सारी चीजें होती हैं, कोई अलग से खर्चा भी नहीं लगना, अलग से कॉलम जोड़ना है, होता ही रहा है। अब तक कोई भी सेंसेस हुए हैं उस पे कोई भी बवाल आज तक नहीं मचा, चाहे जो भी सेंसेस हुए हैं। और ये तो ऑलरेडी बवाल तो मचा ही नहीं था जब यूपीए के समय में भी जो आर्थिक, शैक्षणिक और जातीय जनगणना हुई थी। बाद में 2014 में सरकार बदली तो वो आंकड़ा करप्ट हो गया, आ नहीं पाया, तब कौन सा ऐसा बवाल मच गया था भाई। लेकिन फिगर आता, आपने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी और हम लोगों का जो है मिल रहा था, लेकिन भाई डेलीगेशन में 10 पार्टियां थी, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। नीतीश कुमार पर आपने अच्छा खासा दबाव बना दिया, यू बॉक्स्ड हिम इनटू अ कॉर्नर। 4 तारीख की चिट्ठी के बाद 11 अगस्त को तेजस्वी आपका बयान आया था, देखिए प्रधानमंत्री सम्मान नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार का। आप नीतीश कुमार को आदर दिखाते हुए भी उनको बॉक्सिंग कर रहे हैं क्या इस राजनीतिक दंगल में? नहीं भाई, हम तो आप देखिए, नहीं हम ही लोग का प्रस्ताव था, हम खुद गए थे। आप जानते हैं रिलेशनशिप जेडीयू और आरजेडी का कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप।
लोग जो हैं, हम लोग भले ही हम लोगों में बनता ना हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो हमारा कमिटमेंट है पब्लिक के लिए, जो विचारधारा से हम लोग आते हैं, वो उसके लिए अगर देश का भला हो, गरीबों का भला हो, तो भाई सरकार में जो लोग हैं, ये हमारा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है कि जिस चीज को हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया उसको अंतिम मंजिल तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। तो हमारे प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री जी हो या और सभी दल के लोगों ने सहमति जताई और प्रधानमंत्री जी से मिलने आए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, हमने तो बीच में इसलिए कहा था क्योंकि समय मिल नहीं रहा था, बाकी हर किसी को समय मिल रहा था, इनको नहीं मिल रहा था, देर हो रही थी। हमको लगा कि तो कसी दिया था ना आपने। मेरे सहयोगी सुकेश भी हैं, तेजस्वी। सुकेश आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, जरूर पूछा जाए। नहीं तेजस्वी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, एक सवाल पीछे जाना चाहता हूँ और उसका एक पॉइंटेड आंसर चाहता हूँ। एक जो ये सीलिंग है 50% की, अगर जरूरत पड़े तो क्या तेजस्वी कहने को तैयार है कि जरूरत पड़े तो रिविजिट करना चाहिए? वो 50% की सीलिंग बढ़े तो बढ़े, लेकिन ये कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, लेट द रियल डेटा कम्स, जो रियल पिक्चर है। अब तक तो आप ऐसे बिना डेटा के, बिना किसी आधार पे आप तय कर रहे हैं कि किसको क्या होना चाहिए, इसको डाल लो जी, उसको डाल लो जी। लेकिन ये एक चीज है कि भाई हमारे संविधान में आरक्षण जो है बाबा साहब ने दिया है, लेकिन अभी भी आप देखें कई जगह जो है असमानता है, भेदभाव है, गरीबी है। तो इसको अगर मिटाना है, सही दिशा में अगर काम करना है, आप समझ सकते हैं कि देश जो है एक बड़ा परिवार है। हर परिवार में भाई बहन माता पिता रहते हैं, कौन क्या करता नहीं करता, किसकी क्या स्थिति है, कैसे वो रह रहा है, क्या हालात हैं। अगर देश में ये नहीं पता होगा तो आप जो कमजोर है, जो बच्चा कमजोर है, सब पूरा परिवार मिलके एक होता है, उसको साथ जो है आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो है जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ये गरीबी आधार क्यों नहीं बनता? गरीबी के आधार पर आप आरक्षण दीजिए, शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आरक्षण दीजिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं तेजस्वी कि बीजेपी आरक्षण का हाँ, मोटा मोटी अगर आप संदर्भ में जाएंगे संविधान के, तो कोई आर्थिक रूप से नहीं है। आप कितना भी अमीर हो, लेकिन उस फलना जात का हो तो गाली अगर कोई देता है या भेदभाव करता तो है ये गलत है ना? ये गलत है। हाँ। वाकई में गलत है। कोई जात पात हमने और आपने नहीं बनाया है, लेकिन ये सच्चाई भी है। वी हैव टू फेस इट ऑल्सो। बट ये गरीबी भी है, असामान्य। और तो यही सच्चाई आप समझ गए, क्योंकि देखिए बीजेपी कमंडल लेकर चली मंडल के खिलाफ, पर आज की तारीख में बीजेपी का मंडलीकरण पूरा हो गया है। मैं आंकड़े देख रहा था 2009 में जहां बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक का 22% मिला, वो 2019 में बढ़कर 44 हो गया था। और जहां आप लोगों को, क्षेत्रीय दलों को 42% ओबीसी वोट बैंक मिलता था 2009 में, वो घटकर 27% हो गया। ये बिहार चुनाव में भी 2019 में आपको 11% ओबीसी वोट मिला। तो आपको बीजेपी की काट निकालनी थी। आप एक देखिए, काट क्या निकालनी थी। आप देखिए ना, जो रिजल्ट आया 2020 का, मात्र 12,000 का डिफरेंस था दोनों गठबंधन में। नहीं, यहां पर ओबीसी ने 29% ने आपको वोट दिया, पर लोकसभा में 11% ने दिया। अच्छा, अब लोग कोई तो आप ये तय कर रहे हो ना, ये चीजें कौन किसको कितना दिया नहीं दिया, तो हाँ। कोई डेटा होगा ना आपके पास, सरकार के पास। सीएसडीएस लोक नीति का डेटा है ये। हाँ, तो हम वही कह रहे हैं कि कम से कम जात के लोग कौन क्या है नहीं है, जब तक रियल डेटा नहीं आता तब तक सरकार कैसे काम करेगी? नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की काट नहीं है। मैंने सवाल इसलिए पूछा, ये सिर्फ बीजेपी की काट नहीं ढूंढ रहे हैं, आप नीतीश कुमार की भी काट ढूंढ रहे हैं कि आपका जो अपर ओबीसी में आपका दखल है, जो मजबूत, जो मुखर वर्ग है ओबीसी में, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, एक वोट बैंक भी क्रिएट कर दिया। तो सेंधमारी करनी है तेजस्वी को कहीं ना कहीं। नहीं, इसमें सेंधमारी की बात क्या है? ये तो हमारी लड़ाई, हमने आपको शुरू से कहा, शुरू से ही चलती आई है। जातीय जनगणना की मांग तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है।
इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार जो है बिहार बंद किया है। और अभी कौन से चुनाव की जरूरत आ गई भाई? बीजेपी को कौन वोट देता नहीं देता, आरजेडी को किसने दिया, मेरा मानना है स्पष्ट, हमारे गठबंधन को इस बार चाहे अपर क्लास हो, बैकवर्ड हो, एक्सट्रीमिस्ट बैकवर्ड हो या माइनॉरिटी हो, सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लोगों ने वोट दिया। और मैं साफ तौर पे बोल रहा हूं कि डोंट, आप जो चश्मा जाति का लगा करके कास्ट सेंसस का देख रहे हैं, ये नहीं देखना चाहिए साफ तौर पे। लेकिन जो हमको बेनिफिट लोगों को पहुंचाना है, हम बार बार जोर दे रहे हैं, साइंटिफिक आंकड़े आपके पास जब तक आपको बीमार है, इलाज चल रहा है, लेकिन बीमारी क्या है, प्रॉब्लम हमारे कान में है और नाक का इलाज हो रहा है। तो जब तक आपको डिजीज डायग्नोस नहीं करोगे, तो डायग्नोसिस तभी हो पाएगा, डायग्नोस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास जो है फिगर आएगा। आपने ये भी कहा ये बिहार की मांग नहीं है, ये राष्ट्र की मांग है, और महाराष्ट्र विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया है, उड़ीसा से भी ऐसी आवाजें आई हैं। आपके मित्र अखिलेश यादव भी कह रहे हैं उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो सिर्फ बिहार का प्रतिनिधिमंडल जाने के बजाय अगर इसमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नवीन पटनायक, ये लोग भी होते तो ये राष्ट्रीय मांग बनती और बेहतर होता। अब बात अभी शुरू हुई है, तो लोग इस कारवां में जुटते चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो अच्छा है ना, स्वाभाविक, यानी सब लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये देश के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए हितकारी होगा। इसलिए सभी लोग जो हैं अपने अपने राज्य में, कई राज्य, उड़ीसा हो या कर्नाटका हो, इस तर्ज पे लोगों ने कराने की भी प्रयास किया है कि उनके स्टेट में हो। और अगर केंद्र नहीं मानता, अगर केंद्र नहीं मानता तो क्या करेंगे आप? बिहार अपनी जातिगत जनगणना करा सकता है जैसा कर्नाटक में हुई। एक बात समझनी होगी कि अगर हम देश के लिए जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस नहीं मांगते, बिहार के लिए मांगते, तो हमको प्रधानमंत्री से मिलने की क्या जरूरत थी? हम प्रधानमंत्री से मिले हैं इसी बात को लेके ना, जब पार्लियामेंट में मना हो गया इस बात को, उनके मंत्री कह दिए कि भाई नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं है, इसी बात को लेकर के हम दिल्ली आए हैं, सभी लोगों को लेके आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा, सब लोग, हम लोग अपनी अपनी बात रखे हैं। और हमने तो बिहार विधानसभा में साफ तौर पर प्रस्ताव रखा था कि अगर केंद्र, चलिए, एक पहला प्रस्ताव तो ये था कि सब लोगों को मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि बिहार के असेंबली ने इंक्लूडिंग एवरी पार्टी सर्वसम्मति से पारित किया, तो हमारा फर्ज है, मुख्यमंत्री जी आप चलिए, हम तो गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, बल्कि हम लोगों के पॉलिटिकल जो, मैं एक घिसा पिटा सवाल पूछूं, सब लोगों, एक बड़ा घिसा पिटा सवाल है, दूसरा, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? प्रधानमंत्री ने आपकी बात सुनी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी? तेजस्वी को क्या लगा जब आपने अपनी बातें रखी? चौधरी जी, पहला, दूसरा प्रस्ताव, आपने पूरा सवाल का जवाब अच्छा, एक बताइए, था कि डेलीगेशन चल के मिले। दूसरा प्रस्ताव ये था, अगर केंद्र सरकार फिलहाल मना कर देती है तो राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी आप सहमत हो तो आप कराइए। अब ये देखना बाकी है कि केंद्र क्या करता है, और केंद्र मान लो मना कर देता है तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये तो देखना बाकी, हम लोग तो इंतजार में है। हालांकि जो डबल इंजन की सरकार है उन्हीं को करना है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बॉडी का लैंग्वेज जो है, प्रधानमंत्री जी तो थोड़े चिंतित थे हमारे पिता के सेहत को लेकर के, उनके बारे में पूछ रहे थे, तो हमने बता दिया क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दिक्कत है। हालांकि दिस इज सेकेंडरी, बट जिस मुद्दे के लिए हम लोग गए थे, प्रधानमंत्री जी ने, हमारी तकरीबन मीटिंग जो है 45 से 1 घंटे हुई, और सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा पूरी तरीके से, और प्रधानमंत्री जी ने बात को सुना है, गंभीरता से सुना है। अब हम लोग, सभी लोगों को उनके निर्णय का इंतजार है। और देखिए, कोई प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बीजेपी के या आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस उम्मीद, एक आशा है कि भाई, कई बार केंद्र सरकार ने SC ST का जो मुद्दा था कानून का, भारत जब बंद हुआ तो वापस लिया गया। नीट का जो अभी का मामला था, जब साउथ से लेके हम सब लोगों ने बोलना शुरू किया, प्रोटेस्ट होने लगा, तो उस फैसले को जो है वापस लेना पड़ा।
तो हो सकता है अगर सब लोगों की जन आकांक्षा है, सब लोग तैयार हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, तो शायद प्रधानमंत्री जो है निर्णय जो है इस पक्ष नहीं, में पूरा विपक्ष तो लामबंद है ही। 127वें संशोधन में भी 385 वोट उसके पक्ष में पड़े, एक भी वोट विरोध में नहीं पड़ा। चौधरी जी, आप एक बात बताओ, बीजेपी एक है या दो है? आज के डेलीगेशन में बीजेपी के भी सदस्य थे और बिहार विधानसभा में जो पारित हुआ सर्वसहमति से, तो वहां भी बीजेपी के लोगों ने समर्थन किया। तो अब जो क्रिटिसिज्म, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आने वाली तो राजनीति की धुरी बन गई है जाति, ये कहना गलत होगा क्या तेजस्वी? नहीं, जात पात की कोई बात ही नहीं है, जात पात की बात नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल तेजस्वी, हाँ, आप जहां शैक्षणिक भी है, आर्थिक भी है, हाँ, तरह तरह के सेंसेस होते हैं, तो ये भी सेंसेस होना चाहिए ताकि पता तो चले भाई कौन सा समाज को जो है उत्थान के लिए हम काम करें, योजना अलग से लाएं। आखिरी सवाल, आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, देश की मांग है ये, आपके अपने तर्क हैं। मुझे ये बताइए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, महामारी, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है, और आपकी सर्वसम्मति जाति पर बनती है। इस मामले पर आप सरकार के सामने एकजुट होकर नहीं आते। आप एक बात देखिए, चुनाव के ठीक बाद जो है 3-4 महीने बाद हम सड़क पे थे बेरोजगारी के इशू पे। हम पे 307 का मुकदमा किया गया। बिहार विधानसभा में विधायकों की धुलाई हुई, उनके वादों को, उनके कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए। तो एक एज अ सकारात्मक विपक्ष, महंगाई को लेकर के हम लोग सड़कों पे थे, बाढ़ को लेकर के सड़कों पे थे, जगह जगह घूम के आए, देख के आए। कोरोना काल में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने सबसे ज्यादा जो है बढ़ चढ़ करके सरकार को मदद दी। आज हमने ये बात, मुख्यमंत्री थे साथ में, प्रेस से निकल के भी कहा, जब महामारी आई थी तब भी विपक्ष ने समर्थन किया था, मुख्यमंत्री वहीं खड़े थे, सहयोग हमने बोला जो जरूरत होगा देंगे। तो हर एक मुद्दे को ना, मुद्दा सिर्फ कुछ ही नहीं है, लेकिन हर एक मुद्दे को हम लोगों ने, जो जनता की जो आवाज थी, सरकार तक हम लोगों ने पहुंचाई। अगर आप मेरे टाइमलाइन पे जाओगे ट्विटर का या फेसबुक का, तो सारे रिकॉर्ड जो हैं आपको मिल जाएंगे। नहीं, ट्विटर फेसबुक अलग होता है, एक होता है सड़क पर संग्राम करना, विपक्ष का जो काम होता है एक्सपोज, अपोज, डिपोज वाला, वो काम जो देश के असल मुद्दे हैं। आप मानते हैं ना कि महामारी, मंदी, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, नौकरियां चली गई, तनख्वाहें घट गई, बेरोजगारी का आलम देखिए, ये बड़े मुद्दे हैं कि जाति बड़ा मुद्दा है? मेरा सवाल ये था। नहीं, आपने तो देखा ही होगा सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए। एक और सवाल सुकेश भी पूछना चाह रहे हैं। हाँ तेजस्वी, आपने कहा कि जब तक डायग्नोज नहीं करिएगा तो इलाज नहीं होगा, तो पॉलिटिकल डायग्नोसिस भी करते रहते हैं हम लोग। तो ये देखने को आया है कि 2015 में जब आप और नीतीश कुमार साथ हो गए, तो ये ओबीसी, ईबीसी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि एक विक्टोरियस नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए, बुरी तरीके से हार गए। और इस बार जो चित्र देखने को मिला दिल्ली में बहुत दिन के बाद, कि एक ही डेलीगेशन में नीतीश कुमार उसको लीड कर रहे हैं, तेजस्वी साथ में है, 10 पॉलिटिकल पार्टी साथ हैं, तो ये दलों की दूरी जो है वो पाट दी गई ऐसा लगा। ये दिलों की दूरी भी पाट सकता है क्या? ये इसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा लोगों को कि आने वाले दिन में क्या फिर एक साथ करते हुए आप दोनों को राजनीति देख सकते हैं क्या हम लोग? चाचा भतीजा को साथ देख सकते हैं आने वाले दिनों में? अब आप लोग प्रसन्न हैं, लोग अलग अलग चाय पे चर्चा की बातें शुरू हो गई है, लोग खुश हैं, तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ना, ये चर्चा शुरू हो जाती है, ये चर्चा शुरू हो जाती है तो इसको बल मिलता है कि ऐसा हो सकता है। ये सवाल जो है आज भी पूछा गया था पीएमओ में, तो हमने साफ तौर पे जवाब दिया था कि भाई महामारी आई थी तब भी जो है हम साथ दिखे थे, जो भी बैठक होती थी हम जाते थे, अपनी राय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखते थे, और हमने तब भी कहा था कि सरकार को जो भी जरूरत होगी वो हम लोग करेंगे। देखिए, ये कोई 10 पार्टियां जो है साथ गई थी, और
अब ये इतना हम लोगों का मेन इशू था, तो इसको लेकर के हम लोगों को भाई बिहार विधानसभा ने जब पारित कर रखा तो जाना ही था साथ, और मेरे पास कोई तो ऑप्शन था नहीं। और एक सकारात्मक ऑपोजिशन होने के नाते अब कोनो घुसा दोनों का साथ जाना कोई ऑप्शन नहीं है, अब साथ जाना कोई ऑप्शन नहीं है ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी का आगे आने वाले दिनों में साथ चलना ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो दिस इज अ बेसलेस क्वेश्चन। आप एक बात देखिएगा ना कि भाई हम जब छोड़ के आए थे, वो थाली खींच के आए थे, तो मौका मिला था उनको, तो उसके बाद क्या किया वो सब लोगों ने देखा है। अब आप देखिए ना कि जो भी उनकी राजनीति रही है, हालांकि इस मुद्दे पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, हम लोगों को रखा कि जो भी राजनीति रही है वो स्टेबल राजनीति नहीं रही है, स्टेबिलिटी नहीं रही है, एक जगह वो रहते नहीं है। इतिहास अगर देखा जाए, आप यही नीतीश जी ने कहा था बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा नहीं जाऊंगा। तो आगे मान लीजिए आप भी गए तो दोबारा ना चले जाएं, इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी। तो दूरियां नजदीकियां बन गई, ये इत्तेफाक, ये गजब इत्तेफाक नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात तय है गुरु, माफी चाहूंगा आपको काफी देर रखा, पर आप रिस्पॉन्स जरूर करना चाहेंगे। जाति एक हकीकत है और पेड़ पक्षी पौधे गिने जा सकते हैं, तो पिछड़ी जाति की गिनती क्यों ना की जाए? नहीं संदीप जी, हम सुन रहे थे और जिस प्रकार से तेजस्वी ने अपनी बातों को बोला, हम कुछ अपना विरोध भी दर्ज कराना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पक्षी जानवर SC ST, इन्होंने एक ब्रैकेट में सबको रखा है। अनुसूचित जाति दलित को जनजाति को एक ही ब्रैकेट में रखा है कि पशु पक्षी जानवरों की गिनती होती है, SC ST की गिनती होती है। कहना क्या चाहते हैं वो? नहीं, हिंदू मुसलमान की भी बोली, नहीं हिंदू मुसलमान की भी बोली संदीप जी कि हिंदू मुसलमान से ईसाई की गिनती भी होती है। हाँ। मैंने उनके सेंटेंस को मैंने भी सुना, और मेरा ये चरित्र नहीं कि मैं वो झुठला के यहाँ बोलूं। उन्होंने लाइव कहा है, पीछे जाके देख सकते हैं। ये क्या शैली होती है? SC ST जानवरों की गिनती होती है, SC ST को जानवर के समान मानते हैं क्या? मैं विरोध दर्ज कराता हूं संदीप जी, आज सबसे बड़ा सवाल आपके इस शो पे। बिल्कुल, आप अपना विरोध दर्ज कराइए। बिल्कुल, मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं, और अविलंब में मैं मांग करता हूं तेजस्वी यादव जी से, जो इनमें ये घमंड आ गया है, ये जो एरोगेंस आ गया है, मुझे हंसी आती है। SC ST जानवर, बाप रे बाप, कहना क्या चाहते हैं आप? चार्टर हवाई जहाज में केक काटने से, बर्थडे मनाने से आप सामाजिक न्याय के हितैषी हो जाते हैं? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है संदीप जी? मैं खुद मंत्री रहूं, मेरा भाई मंत्री रहे, मेरी बहन जो है वो राज्यसभा में सांसद रहे, मेरे पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके जाने के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाऊं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़े डुअल स्टैंडर्ड्स और कुछ हो नहीं सकते हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे मंडल कमीशन की बात, अरे इसी मंडल कमीशन का विरोध तो कांग्रेस के नेता राजीव गांधी कर रहे थे, और आप उनके गोद में बैठे हुए हैं। आज देश की जनता नहीं चलने वाली है। तो फिर ये समझाइए ना, जब आप देखिए, आप कह रहे हैं आपने आपत्ति दर्ज कराई अपनी, लेकिन मूल सवाल तो ये है, SC ST की गिनती होती है, हिंदू मुसलमान की गिनती होती है, तो जातियों की गिनती क्यों ना हो? और ये मांग तो गोपीनाथ मुंडे ने उठाई, आपने जी रोहिणी कमीशन इसीलिए बनाया था। यही बात 31 अगस्त 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो अब गुरेज क्यों? नहीं, देखिए संदीप जी, गुरेज की बात नहीं है, गुरेज की बात कतई नहीं है। लेकिन जब ये क्षेत्रीय दल जो है ये नव सामंतियों की तरह व्यवहार करें और बोले कि जानवरों के समान SC ST हैं, तो इसका विरोध दर्ज कराना चाहिए। नहीं, वो करा दिया, अब उससे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं, देखिए इस पे तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, सुबह भी हम लोग इसी विषय पे आए थे। इस पे अविलंब उनको क्षमा मांगना चाहिए, अविलंब क्षमा मांगे तेजस्वी यादव। उन्होंने SC ST को जानवरों से तुलना की, पहली बात। दूसरी बात, ये चार्टर पे चलने वाले लोग तय नहीं करेंगे, ये वो तो बोल दिया। सामाजिक न्याय के प्रति, हाँ संदीप जी मैं बोल रहा हूं, सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक जाति जनगणना से तय नहीं होगी। प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ा होने का दंश उन्होंने झेला है। पिछले 7 वर्षों में शासन प्रशासन में भागीदारी अगर मिली है पिछड़े वर्गों को, मैंने 1,30,000 नौकरियों का जी रोहिणी कमीशन आयोग का ही 97% नौकरियां और दाखिले
सिर्फ 25% पिछड़ी जातियों को मिले हैं। 983 जातियों को एक भी नौकरी या एक भी दाखिला नहीं मिला। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से एक भी प्रोफेसर और एक भी एसोसिएट प्रोफेसर पिछड़ी जाति का नहीं है। तो सिर्फ 27 मंत्री पिछड़ी जाति से बनाने से काम नहीं चलता है। यह बात तो आप मानेंगे ना? संदीप जी, पिछले 7 वर्षों में और 70 वर्ष का रिकॉर्ड आप नहीं देखेंगे क्या? मैंने बताया था सुबह की, दोबारा अपनी बातों को दोहरा रहा हूं। तो 7 बनाम 70 की, एक सेकंड, आज थोड़ा वक्त कम है। अजय आलोक, 7 बनाम 70 की दुहाई दे रहे हैं यहां पर गुरु कि 7 साल में सब कुछ थोड़ा बदला जाएगा, और आप घटक होते हुए सबसे मुखर आवाज उठा रहे हैं। आप सर्वसम्मति महंगाई, मंदी, बेरोजगारी इस पर नहीं बनाते, पर जाति पर बनाते हैं। जाति पे नहीं बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके डिबेट में तेजस्वी यादव हों, चाहे आप खुद हों, चाहे बाकी जितने लोग हों, ये जातीय जनगणना को आप लोगों ने सिर्फ ओबीसी और अति पिछड़ों में क्यों सीमित कर दिया है भाई? क्या सवर्णों की गिनती होनी आवश्यक नहीं है? सुकेश आपके साथ बैठे हुए हैं, जरा बताएंगे मुझे कि 1940-42 में क्षत्रिय समाज की बिहार में और देश में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? क्या यह जानने का क्षत्रियों को हक नहीं है? मैं कायस्थ जाति से आता हूं, 35% की भागीदारी थी नौकरी में हमारी 1943 में, आज 1% भी नहीं है। 90 साल पहले कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का वर्गीकरण किया गया था। क्या इस जातीय जनगणना करवा के तमाम जातियों का यह जानने की जरूरत नहीं है कि 90 वर्षों में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला उनकी स्थिति कहां से कहां पहुंच गई, जिनको लाभ नहीं मिला वो कहां पर है, और कितनों को लाभ मिला? आज ये जानने की आवश्यकता है कि अगर एक समाज के 10, जैसे आप कह रहे हैं कि 983 जातियां रह गई नौकरी पाने से, तो क्यों रह गई? सिर्फ 10 जातियों को लाभ मिला। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण विचार किया जाए आने वाले दिनों में कि उन 10 जातियों को वापस आरक्षण की सीमा में रखना चाहिए या नहीं? हर चीज का बदलाव का समय होता है संदीप जी। आज जातीय जनगणना समय की मांग है, ताकि इसके हिसाब से हम हर चीज का पुनर्विश्लेषण कर सके। ठीक है जो श्याम रजक, छूट गए हैं, जिनको मैं समाज में सबसे माफी चाह रहा हूं, है। आज बिल्कुल आई एम ओवर शूटिंग द टाइम। मैं एक एक सवाल ही सबसे ले पा रहा हूं। श्याम रजक, ये अब जो ये जाति की बात हुई और उसका और विस्तारीकरण कर दिया है अभी अजय आलोक ने कि ये पिछड़ी जातियों की बात नहीं, हर जाति का पता होना चाहिए और उसकी कितनी भागीदारी है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति के हिसाब से मतलब आरक्षण दे दो। हम उस राह पर चल रहे हैं कि जी इस समाज के इतने लोग तो इतना आरक्षण। उस ओर जा रही है राजनीति। नहीं, उस ओर नहीं जा रही है। हम ये कह रहे हैं, अगर जैसा अजय आलोक जी ने कहा, सही कहा, जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, सभी वर्ग के लोगों का पता चल जाएगा किस जाति का कितना स्थान है, कितना आंकड़ा है। जब कोई योजना लाना है, कोई बजट लाना है, तो उस जाति की कितनी आंकड़ा है तब ना आप उस पर खर्च करेंगे, तब ना आपको पता चलेगा। कोई आंकड़ा नहीं है और आप दिए जा रहे हैं। मंत्री बन जाने से कोई ये नहीं होता कि आम लोगों को सपोर्ट हो गया, आम लोगों को सहयोग हो गया। आज भी अनुसूचित जाति तो वो 60% हो गए, फर्ज करो आरक्षण मिलता है, जो पिछड़ी जाति है वो 60% या 65% तादाद आ गई, तो ये 50% की लक्ष्मण रेखा तो टूटेगी। फिर आप कहोगे उतना आरक्षण और बढ़ाओ। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, तमिलनाडु में बढ़ा, ये तो कह रहा हूं कि जाति जितनी उसकी भागीदारी जब तमिलनाडु में बढ़ सकता है तो देश में और जगह क्यों नहीं बढ़ सकता है। और जैसा गुरु प्रसाद जी कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ये जिस बात को कह रहे थे। इनका तो रहा है एजेंडा कि हिंदू में कोई बंटवारा न हो, लोगों को पता न चले, हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आरएसएस ने कभी भी जातीय जनगणना की, आरक्षण का कभी समर्थन नहीं किया। देश का इतिहास बताता है। अंबेडकर साहब के उस संविधान पर भी उन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है संजय कुमार, तो ये सवाल है। मोटी बात, मैं आज आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा था और आपने कि किस तरह से ओबीसी पर अब बीजेपी जबरदस्त सेंधमारी कर चुकी है। 22% से बढ़कर 44% वोट बैंक हो गया 10 सालों में। तो क्या हम मंडल 2 को रिविजिट कर रहे हैं? मंडल में बीजेपी कमंडल लेकर निकली थी, पर यहां मंडल 2 में दरअसल दोनों तरफ से लड़ाई मंडलीकरण की है।
बिल्कुल संदीप, आप ठीक कह रहे हैं। जब मंडल 1 हुआ, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद मंडल 1 हुआ, उस समय बीजेपी बिल्कुल हाशिए पे जा रही थी और उसको कवर अप करने के लिए वो समय था जब रीजनल पार्टी बहुत दमखम कर यूपी और बिहार की राजनीति में वर्चस्व उनका छाया हुआ था। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको पार पाने के लिए बीजेपी ने कमंडल की राजनीति की और काफी समय लगा, 3 दशक लगे उसको पार पाने में। एक तरह से उसको एक धर्म का आवरण देकर के मंडल को कमंडल से ढक दिया। लेकिन अभी जब पिछले 1 दशक में ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी पैठ ओबीसी में भी बना ली है, लेकिन डर इस बात का है कि जितनी उनकी पैठ अपर कास्ट वोटरों में है, उतनी पैठ बीजेपी को इस बात का भरोसा नहीं है कि उनकी पैठ ओबीसी में इतनी हो गई है कि वो खिसक नहीं जाए। इस वजह से ये जो पूरी बातचीत चल रही है कि जनगणना होगी, नंबर सामने आएंगे, जब नंबर सामने आएंगे तो हो सकता है ये डिमांड शुरू हो कि आरक्षण 27% से बढ़ा के ऊपर क्यों ना किया जाए। और अगर ऐसी पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां इसका डिमांड करने लगेंगी, हो सकता है कि ये ओबीसी समूह फिर से बीजेपी से खिसक कर रीजनल पार्टियों की ओर जाने, तो मतलब वो मंथन ना शुरू हो जाए, इसीलिए ये जाति और आरक्षण का जिन निकल गया है बोतल से। बिल्कुल, अब ये आने वाला डिस्कोर्स तय करेगा। ये डिस्कोर्स में तो आ ही गया है। अब इसको आप इस डिस्कोर्स से हटा नहीं सकते हैं। मैं इन्हीं सीएसडीएस के फिगर्स को ही एक लाइन में सम अप कर देता हूं कि क्यों है आखिर ये। अपर कास्ट के 61% वोट 2019 में मिले मोदी जी को और लोअर ओबीसी के 44%। ये लोकसभा के नतीजे। राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में ये यूपी में, बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। ये इस मंडल और कमंडल का जो एक मिश्रण बनाया है इन्होंने, सोशल इंजीनियरिंग जो की इसको लूज नहीं करना चाहते हैं। विधानसभाओं में भी इन्होंने अच्छी पैठ बना ली है। ये पैठ, जैसा कि संजय कह रहे थे, कि वो छिटक ना जाए। और नीतीश कुमार जैसे नेता, जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता, इस ओबीसी वोट बैंक को यूपी में अखिलेश, कर्नाटक में कुमारस्वामी, ये वापस अगर लेने में लग जाए, फिर पुरानी वाली बीजेपी हो जाएगी। और इसीलिए इसकी लड़ाई शुरू हो गई है कि ये इस पे अपना कब्जा बरकरार रहे। तो जाति विहीन समाज की जो परिकल्पना थी, अब न्यू इंडिया में जाति एक मेजर राजनीतिक मुद्दा होने वाला है। ये बात तय हो गई है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री ने आज ना नहीं कहा, बातें सुनी हैं, लेकिन हां कहा जाएगा। हां कहा तो बीजेपी क्रेडिट लेना चाहेगी नीतीश कुमार के साथ मिलकर, ना कहा तो क्या होगा, ये आने वाला वक्त गवाही देगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।